आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम शिक्षण कौशल के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों में ब्लूम का वर्गीकरण देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रमुख शिक्षण कौशल, उसके बाद क्या क्या शिक्षण के सूत्र होते हैं और क्या क्या शिक्षण के सिद्धांत होते हैं, ये टॉपिक हमने कवर किए। और आज का टॉपिक है ब्लूम का वर्गीकरण। तो ब्लूम एवं उनके साथियों ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे ही ब्लूम का वर्गीकरण कहा गया। इसके 3 पक्ष हैं, ये 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 संज्ञानात्मक पक्ष, नंबर 2 भावात्मक पक्ष, नंबर 3 क्रियात्मक पक्ष। यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि जब कोई सूचना हमको प्राप्त होती है, यानी कि कोई भी जानकारी जब हमारे संज्ञान में आती है, तब हम उस पर कैसी अपनी भाव गरिमा प्रकट करते हैं। और क्रियात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि हम उस पर कैसा क्रियान्वयन करते हैं, यानी कि हम उसको कैसे अपने व्यवहार में परिवर्तित करते हैं। तो 3 पक्ष होने के कारण इसे त्रिस्तरीय विभाजन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि त्रिस्तरीय विभाजन किसे कहते हैं? तो त्रिस्तरीय विभाजन ब्लूम के वर्गीकरण को ही कहते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है यहीं से कि ब्लूम के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी। तो क्वेश्चन आएगा कि टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो टैक्सोनॉमी ये ब्लूम के वर्गीकरण को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 पक्ष हैं, यानी कि ये 3 भागों में विभाजित है, इसलिए इसे टैक्सोनॉमी या डोमेन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञानात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष के जो जनक हैं वो ब्लूम हैं। तो यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष एक ऐसा ही पक्ष है जिसको सिर्फ ब्लूम ने दिया है। और ये कब आया था? ये 1956 में आया था। और इसमें जो पहला चरण है वो है ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य है जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और आप उस पर कपड़े से या क्या बोला जाता है कागज़ से आप उसको रफ़ करते हैं, लेकिन आपको डस्टर के बारे में नहीं पता था कि डस्टर से भी रफ़ हो सकता है। तो जब आपको डस्टर का ज्ञान हुआ तो उस पर आप बोध करेंगे। बोध का तात्पर्य है कि अर्थ समझेंगे। जब आपको ये सूचना प्राप्त हुई, यानी कि ज्ञान का तात्पर्य होता है सूचना प्राप्त करना, ये आपको सूचना प्राप्त हुई कि डस्टर से भी रफ़ हो सकता है, तो बोध का तात्पर्य है कि आप इसका अर्थ समझेंगे, उस पर बोध करेंगे कि किस प्रकार से रफ़ हो सकता है या हमें डस्टर कैसे प्राप्त होगा। अनुप्रयोग का तात्पर्य है कि हम फिर प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम कागज़ या कपड़े से रफ़ करते थे, अब हम डस्टर से प्रयोग करेंगे रफ़ करने का। उसके बाद विश्लेषण का तात्पर्य है कि विभिन्न पक्षों पर चिंतन, जैसे कागज़, कपड़ा, फिर अब डस्टर भी आ गया है, तो हम तीनों चीज़ों से रफ़ करने के बाद तीनों पक्षों पे चिंतन करेंगे कि सबसे बेस्ट कौन है। इसके लिए संश्लेषण, हम इसको क्रमबद्ध में लगाएंगे और जब क्रमबद्ध में लग जाएगा तो हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि सबसे बेस्ट कौन है, कि यानी कि सबसे ज़्यादा सरलता किस में है, और इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि हम इस चीज़ का मूल्यांकन कर लेंगे कि इन तीनों में जो सबसे बेस्ट है वो है डस्टर। तो आप इसके चरण डस्टर और ब्लैक बोर्ड के आधार पर याद कर सकते हैं। पहला चरण ज्ञान, बोध, उसके बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यानी कि अगर आप इसको डस्टर और ब्लैक बोर्ड से जोड़ेंगे तब आपको ये चरण याद आ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन से चरण होते हैं। तो उसमें 4 चरण दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सा है, तो आपको एक संज्ञानात्मक का दे दिया, 3 भावात्मक के दे दिए, या संज्ञानात्मक पूछा तो 3 भावात्मक का दे दिया, 1 संज्ञानात्मक का दे दिया। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये चरण याद करने पड़ेंगे। और ये चरण याद करना एकदम सिंपली है, बस आपको बोर्ड और डस्टर से जोड़ना है। दूसरा अब हम देखेंगे भावात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष के जो जनक हैं वो हैं ब्लूम, क्राथवेल और मेसिया। यानी कि भावात्मक पक्ष को ब्लूम और उनके साथियों ने मिल के दिया। ये भावात्मक पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष के 8 साल बाद आया और ये 1964 में आया, क्योंकि संज्ञानात्मक पक्ष 1956 में आया था और ये 1964 में आया। तो संज्ञानात्मक पक्ष में जो भावात्मक पक्ष में जो पहला चरण है वो है आग्रहण। आग्रहण का तात्पर्य है सूचना प्राप्त करना। जैसे कि हमको ये सूचना प्राप्त होती है, ये हमको आग्रहण, ग्रहण से तो आप समझ ही गए होंगे, कोई चीज़ ग्रहण करना यानी सूचना प्राप्त करना। तो आग्रहण का तात्पर्य है जैसे कि हमको इस
चीज़ की सूचना मिलती है कि किसी की डेथ हो गई है, तो प्रतिक्रिया, तो हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे करेंगे, यानी कि हम अपने भावुक प्रकटीकरण उस पर कैसे करेंगे, यानी कि हमारा उस टाइम का प्रकटीकरण क्या होगा, यानी कि हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे। तो हमको जब ये सूचना प्राप्त होगी कि किसी की डेथ हो गई है, तो हम उस पे एक शोक का प्रकटीकरण करेंगे, यानी कि हमारी जो भाव मुद्रा होगी वो एक शोक की मुद्रा होगी। ऐसा नहीं कि हमको पता चला कि किसी की डेथ हो गई है तो हम उस पे हँस रहे हैं, और पता चला कि किसी की शादी हो रही है तो वहाँ पे हम रो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे जैसी भाव गरिमा हो वहाँ पे हमें वैसी ही भाव गरिमा बना लेनी है। अनमूल्यन का तात्पर्य है मूल्य निर्धारण। इससे हमारे मूल्यों का निर्धारण होता है कि हमको कहाँ पे किस प्रकार की अपनी भाव गरिमा प्रकट करनी है। संगठन, संगठन का तात्पर्य है ये सारी चीज़ें हमारे अंदर संगठित होती हैं कि हमको हंसने के टाइम हंसी वाली भाव मुद्रा बनानी है, शोक के टाइम शोक वाली भाव मुद्रा बनानी है, और जैसी भी मान लो अगर कोई वीरता की बात है तो वहाँ पे वीर रस की हमें मुद्रा बनानी है। तो हमें इस चीज़ की मुद्रा के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर संगठित होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसी के अंदर है लास्ट चरण, चरित्रीकरण। चरित्रीकरण से तात्पर्य है कि यही स्वभाव से विशेष समायोजन या प्रकटीकरण हमारे चरित्रीकरण में समायोजन करता है। यानी कि जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होंगी, इसी से एक हमारे अंदर चरित्रीकरण का स्वभाव बनता है। नंबर 3 अब हम देखेंगे क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष के जो जनक हैं वो है सिम्पसन महोदय। क्रियात्मक पक्ष को सिम्पसन महोदय ने दिया है, और इनका जो पहला चरण है वो है उत्तेजना। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि क्रियात्मक पक्ष किसने दिया, तो सिम्पसन ने दिया। और क्रियात्मक पक्ष में पहला चरण है उत्तेजना। उत्तेजना का तात्पर्य है जैसे कि आपका हाई कोर्ट क्लर्क सी में चयन हो गया है और आपको अब हिंदी टाइपिंग सीखनी है, क्योंकि आप इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं लेकिन आप हिंदी टाइपिंग नहीं जानते हैं। तो आपको हिंदी टाइपिंग सीखना है, तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपके अंदर उत्तेजना कहाँ से आई, क्योंकि आपका जो चयन है यानी कि उद्दीपक के रूप में चयन काम करेगा कि आपको टाइपिंग सीखना है। नंबर 2 अनुकरण। अनुकरण का तात्पर्य है कि हम फिर अनुसरण करेंगे। जैसे अगर हमको टाइपिंग सीखना है तो हम किसी ट्रेनर के पास जाएंगे और फिर ट्रेनर का हम अनुकरण करेंगे कि वो किस प्रकार से हिंदी टाइपिंग कर रहा है। नंबर 3 क्रियान्वयन। क्रियान्वयन से तात्पर्य है कि जब हम उनका अनुकरण कर लेंगे ट्रेनर का, फिर अब हम खुद करके देखेंगे, यानी कि टाइपिंग अब हम खुद करेंगे। नंबर 4 परिशुद्धता। परिशुद्धता से तात्पर्य है कि क्या एक ही बार में हम बिल्कुल शुद्ध टाइपिंग करने लगेंगे, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एक बार में हम टाइपिंग शुद्ध तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, फिर हम उन कमियों में परिशुद्धता लाएंगे, यानी कि हम उन कमियों को दूर करेंगे। समायोजन। समायोजन का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी टाइपिंग सीखी और इंग्लिश टाइपिंग भूल गए, तो ये नहीं करना है। आपको दोनों के बीच में एक समायोजन बनाना, यानी कि दोनों के बीच में एक अनुकूलन की स्थिति बनानी है, और समायोजन करके आप दोनों चीज़ें साथ साथ रख सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण का तात्पर्य है आदती होना। जब आप टाइपिंग सीख जाएंगे तो क्या आप फिर ट्रेनर को देख के ही टाइपिंग करेंगे, नहीं, फिर आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको हैबिट हो जाएगी और अब आप खुद टाइपिंग करने लगेंगे। फिर आदत निर्माण। आदत निर्माण का तात्पर्य है कि स्वाध्य कौशल का विकास, यानी कि फिर आप खुद स्वाध्य कौशल का विकास से तात्पर्य है कि फिर आप खुद एक कौशल को विकास कर लेंगे, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार से ट्रेनर टाइपिंग करता था आप भी उसी प्रकार से करें। आप अपनी एक स्टाइल खुद बना लेंगे और हो सकता है कि आप ट्रेनर से भी बेटर टाइपर हो जाएं। तो इसको एक और हम उदाहरण से देख लेंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर के लिए जो उत्तेजना थी यानी उद्दीपक था वो क्रिकेट था, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट देखा और वो क्रिकेट सीखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु आचरेजकर जी का अनुकरण किया। जब आचरेकर का उन्होंने अनुकरण किया तो उसके बाद उन्होंने क्रियान्वयन यानी अनुकरण के बाद उन्होंने फिर खुद खेलना शुरू किया। जब खुद उन्होंने खेलना शुरू किया तो क्या वो एक बार में ही अपने गुरु आचरेजकर जी से के आगे निकल गए थे, तो नहीं, उनके अंदर पहले बहुत सारी कमियां थी, उसको उन्होंने अपने खेल से दूर किया। समायोजन। समायोजन का तात्पर्य है क्या सचिन तेंदुलकर के पास सिर्फ एक ही शाट था, उनके पास बहुत सारे शाट थे और वो उनके सारे शाटों के बीच में एक समायोजन था कि उनको कब या किस समय पे कौन सा शाट खेलना है, उन्होंने एक ये समायोजन बना रखा था। स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण का तात्पर्य आदती होना। फिर वो
उस खेल में इतना आदती हो गए, यानी इतना हैबिचुअल हो गए, इतना उनमें हैबिट आ गई, तो फिर क्या वो अपने गुरु को देख के ही खेलते थे? तो ऐसा नहीं, फिर वो आदती हो गए, उन्होंने अपना खुद एक खेल बना लिया और वो खुद खेलने लगे, यानी कि वो हैबिचुअल हो गए। और आदत निर्माण का तात्पर्य है कि स्वाध्य कौशल का विकास। फिर उन्होंने एक स्वाध्य कौशल का विकास कर लिया, यानी कि एक अपना खुद का नाम बना लिया, और आज वो अपने गुरु आचार्य करके भी आगे निकल गए थे। तो उन्होंने अपने कौशल को इतना विकसित कर लिया कि वो अपने गुरु से भी आगे निकल गए। तो इसी से आप अपने चरण ये याद कर सकते हैं कि चाहे आप टाइपिंग को रख के याद कर सकते हैं या सचिन तेंदुलकर का उदाहरण रख के याद कर सकते हैं, तो आपको ये सारे चरण याद हो जाएंगे। तो उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे शिक्षण के स्तर, कि शिक्षण के क्या क्या स्तर होते हैं, क्योंकि शिक्षण का स्तर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। तो शिक्षण के 3 स्तरों में पहला स्तर है स्मृति स्तर, नंबर 2 बोध स्तर, नंबर 3 चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर के जनक हैं वो हैं हर्बर्ट महोदय, और हर्बर्ट महोदय पंचपदी प्रणाली के भी जनक हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि स्मृति स्तर के जनक कौन है? हर्बर्ट महोदय। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? हर्बर्ट महोदय। और एक और क्वेश्चन बनता है कि एनसीईआरटी की पाठ योजना किस मॉडल पे तैयार की जाती है, किस बेस पे तैयार की जाती है? तो एनसीईआरटी की पाठ योजना हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली के आधार पर तैयार की जाती है। तो पहला हम स्मृति स्तर के अंदर देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना का तात्पर्य है कि हमको कोई भी चीज़ अगर पहले लानी है, जैसे हमको क्लास में कुछ भी पढ़ाना है या कुछ भी हमें ऐसा सामने प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक हम प्रस्तावना बनाएंगे। यानी कि जैसे अगर हमको मैथ पढ़ानी है तो उसके लिए एक हम प्रस्तावना बनाएंगे, जैसे जोड़ घटाना भाग गुणा सबके लिए एक एक पॉइंट में प्रस्तावना बनाएंगे कि हमको एक योजना बना के योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत होना है। नंबर 2 प्रस्तुतिकरण। फिर हम उस प्रकार से अपनी प्रस्तुतिकरण करेंगे, नहीं प्रेजेंट करेंगे कि पहले भाग करेंगे, फिर जोड़ बताएंगे, फिर घटाना बताएंगे, फिर गुणा बताएंगे। मान लो जिस प्रकार से हमने अपनी योजना बनाई थी उसी प्रकार से हम उसको प्रस्तुतिकरण करेंगे। नंबर 3 तुलना। तुलना का तात्पर्य है कि हम फिर तुलना करेंगे, यानी कि जोड़ घटाने में तुलना बताएंगे, जोड़ भाग में तुलना बताएंगे, यानी कि जो हर चीज़ होगी उनमें हम सब में एक तुलना स्थापित करेंगे। सामान्यीकरण। फिर एक हम उनसे सामान्य नियम बना लेंगे कि जोड़ में हमको ये करना है, घटाने में हमको ये करना है, गुणा में हमको ये करना है और भाग में हमको ये करना है। अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का तात्पर्य है फिर हम उसको अपने प्रयोग में ले आएंगे। जब एक सामान्य नियम बन जाएगा तो हमको किस प्रकार से जोड़ करना है, किस प्रकार से घटाना करना है, ये सारे हम अनुप्रयोग करने लगेंगे। नंबर 2 बोध स्तर। तो बोध स्तर के जनक मॉरिसन है। तो क्वेश्चन बनता है कि बोध स्तर के जनक कौन है? मॉरिसन है। तो बोध स्तर में सबसे पहला जो चरण है वो है खोज। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय का ही हम उदाहरण ले लें, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस नाम के जो वैज्ञानिक थे उनको एकदम से आ गई थी? तो नहीं, उन्होंने पहले इसकी खोज की। खोज करने के बाद उन्होंने इसका प्रस्तुतिकरण किया, यानी कि इसको प्रेजेंट किया। फिर आत्मीकरण। अगर आपको भी वही करना है तो इसके लिए आपको आत्मीकरण करना पड़ेगा। नंबर 3 4 संगठन। फिर आपको सारे आंकड़े जो हैं उनको संगठित करना होगा, यानी संकलित करना होगा। और अभिव्यक्तिकरण। अभिव्यक्तिकरण का तात्पर्य है फिर आप उनको अपने विचारों में प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि अपनी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नई चीज़ की खोज करना है, जैसे पाइथागोरस की प्रमेय है, आपको अगर उसको देख के खोज करना है तो इसके लिए आपको आत्मीकरण करना है, फिर संगठन करना है, फिर लास्ट में अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। और लास्ट जो देखेंगे वो चिंतन स्तर। चिंतन स्तर के जनक हैं मॉरिस पी हंट हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि चिंतन स्तर के जनक कौन है? तो मॉरिस पी हंट हैं। इन्होंने सबसे पहला जो बताया है पॉइंट वो है समस्या। तो एक बात आप याद रख लीजिए कि चिंतन स्तर तभी होगा जब कोई समस्या होगी, क्योंकि अगर कोई समस्या नहीं होगी तो कोई चिंतन क्यों करेगा। जैसे आपका मोबाइल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो आप अपने मोबाइल पे क्यों कोई चिंतन करेंगे? ऐसा कोई बेवकूफ़ ही होगा जो जिसका मोबाइल बहुत अच्छा चल रहा हो वो उस पर पूरी रात पे चिंतन करे, क्योंकि चिंतन तभी किया जाता है जब कोई समस्या होती है। और जब कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए भी कार्य किया जाता है, क्यों ना उसका समाधान सफल हो या असफल हो, क्योंकि उसके
लिए प्रयास किया जाता है। तो चिंतन के लिए सबसे पहला जो पक्ष है वो है समस्या। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है समस्या की, हम समस्या की पहचान करेंगे कि समस्या किस प्रकार की है। नंबर 2 आंकड़े, फिर हम समस्या से जुड़े आंकड़े ढूंढेंगे, यानी कि किस प्रकार की समस्या है पहचानने के बाद हम उससे संबंधित जो आंकड़े हैं वो ढूंढेंगे। नंबर 3 संकल्पना निर्माण। संकल्पना निर्माण का तात्पर्य है कि हम अपने मस्तिष्क में एक संकल्पना निर्माण करेंगे, यानी कि जो आंकड़े होंगे हम उन आंकड़ों से एक अपने मस्तिष्क में संकल्पना बनाएंगे कि किन आंकड़ों से हमारी ये समस्या सुलझ सकती है। परीक्षण, फिर हम परीक्षण करेंगे, यानी कि जो आंकड़े हमें उचित लगेंगे उनसे हम परीक्षण करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष निकल आएगा, यानी कि हम समस्या समाधान पे पहुंच जाएंगे। तो समस्या समाधान के ये 5 चरण हैं। समस्या का पहले होना, फिर आंकड़े, फिर संकल्पना निर्माण, फिर परीक्षण और लास्ट में निष्कर्ष। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे कवर हुआ। आज हमने शिक्षण के स्तर और जो ब्लूम का वर्गीकरण था, ये 2 टॉपिक कवर किए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।